हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों की क्लास 9th एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। मैं अपनी थोड़ा सा पीडीएफ के प्रारूप को चेंज किया हुआ है। आप लोगों से मैं सुझाव मांगता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये जो पीडीएफ आप लोगों के सामने आ रही है वो कैसी है। ये लगभग क्लास 9 की हिस्ट्री है। जैसे मैं नोट्स बनाता था ना, वही नोट्स को प्रिंटेबल फॉर्म में और थोड़ा सा कलरफुल फॉर्म में कि पढ़ने में इंटरेस्ट आए, इसके लिए मैंने आप लोगों के सामने लाया। बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट भी था ये, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लगभग 26 पेज की पीडीएफ है ये। उम्मीद करते हैं कि वीडियो कंप्लीट हो जाए। यदि नहीं होती है तो फिर दो दो पार्ट में वीडियो आएगी। ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो आप लोग यदि कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे। इससे मेरी एक मुझे प्रोत्साहन मिलता है, साहस मिलता है और अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूँ। कंटेंट लगभग मैं फ्री एरर रखा हूँ। कहीं गलतियाँ होने के चांसेस तो ना के बराबर होंगी। वैसे ह्यूमन है, एरर हो सकती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। क्लास 9th की एनसीईआरटी हिस्ट्री बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने सारे पॉइंट को कवर किए हुए हैं। तो आज चैप्टर नंबर 1 है फ्रांसीसी क्रांति। क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसका। कलर को चेंज कर लें। हाँ चलिए ठीक है। बास्टील किला जो सम्राट की निरंकुशता का प्रतीक था, वो लोगों की घृणा का केंद्र बन गया था। जाहिर सी बात है बन जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा अत्याचार लोगों पे हो ही रहे थे। 14 जुलाई 1789 डेट को बिल्कुल ध्यान में रख के चलिएगा। फ्रांस की क्रांति शुरू होने का यही टाइम है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस के नगर में आतंक का माहौल था। बहुत ज़्यादा लोग निरंकुश राजा के प्रति घृणा का भाव रख रहे थे। लगभग 700 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल में एकत्र होकर जन सेना का गठन करके बास्टील पर आक्रमण करके कैदियों को छुड़ा लिए। कैदियों की संख्या केवल 7 थी। ये केवल महज 7 होना ही नहीं है, रीज़न ये था कि राजा को उसको सबक सिखाना कि आप निरंकुश हो गए हैं, इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पावरोटी खाने की चीज़ वो इतने कॉस्टली कि लोग खा ही नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनका विरोध हो रहा था। आते हम आपका अब इसमें देखे हैं पीडीएफ में एक पॉइंट मैंने किया, पॉइंट आउट मैंने सबको लिखा हुआ कि हमको पॉइंट से भी पढ़ने में मजा आएगा। तो एक पॉइंट है आपका कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई, क्या है ये? लुई 16वां, क्या नाम है? लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। वह मात्र 20 साल का था और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट से हुई। किससे हुई थी? ये मेरी एंतोनेट बहुत ही खर्चीली स्वभाव की औरत थी। लास्ट में आप इसके बारे में बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ये इतनी खर्चीली थी कि मतलब इसकी लग्जरी लाइफ थी, जिसकी वजह से इनका राज्यकोष भी खाली हो गया था। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जब इनका राज्यारोहण हुआ तो उस समय भी ये राज्यकोष खाली पड़ा था। क्या था? राज्यकोष खाली पड़ा था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद करने में लगभग 10 लिब्रे का अधिक कर्ज हो गया था। लिब्रे उस समय का फ्रांस का मुद्रा हुआ करता था। ठीक है ना। लेकिन देख रहे, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी, लेकिन 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि जो इस समय फ्रांस की मुद्रा क्या है, कोई भाई बताएगा? फ्रांस की मुद्रा क्या है इस समय? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ठीक है। इस समय आपकी फ्रांस की मुद्रा ना यूरो है। क्या है? यूरो। ठीक है। अब है कि फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। यहाँ पे स्टेटस ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ऐसे ही बुक में है, बटा था। पहला है प्रथम क्या था? पादरी वर्ग। दूसरा कुलीन वर्ग। और तीसरे में 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था कि 3 पार्ट।
कि पहले वाले पार्ट में बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी और वकील इत्यादि थे, दूसरे में किसान और कारीगर थे, और तीसरे में छोटे किसान और भूमिहीन जैसे मजदूर टाइप के लोग थे। तो तृतीय में 3 पार्ट बटा था, पहला पादरी, दूसरा कुलीन और तीसरे में ये लोग थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर अदा करते थे, पहले और दूसरे स्टेट के लोगों को कर अदा नहीं करना था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यता होगा सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। पूरी आबादी का लगभग 90% हिस्सा किसानों का था, मतलब किसान 90% थे। 60% जमीन पर कुलीनों, चर्चों और तीसरे स्टेट के जो अमीर हुआ करते थे उनका अधिकार हुआ करता था। मतलब सबसे ज़्यादा कुचने वाले लोग तीसरे स्टेट के जो गरीब मजदूर होते हैं ना, वो थे, किसान और कारीगर थे, वही लोग सबसे ज़्यादा कुचले जाते थे। ये तो हर बात यहाँ अभी भी वही हालत है, जो सबसे गरीब है वही कुचला जाता है, जो अमीर है उनकी कोई बात नहीं की जाती है। प्रथम 2 स्टेट हैं पादरी और कुलीन वर्गों के पास जनमन्ना विशेषाधिकार। जनमन्ना का मतलब कि जन्म से ही उनके पास एक अधिकार था कि वे पादरी वर्ग के हैं, कुलीन वर्ग के हैं, तो इनके पास विशेष अधिकार है। विशेष अधिकार में जैसे आपका कर नहीं दे सकते हैं, कर वसूलने का अधिकार इनके पास था, ठीक है ना। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। एक छोटा सा पॉइंट है कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण यह था कि फ्रांस का अयोग्य शासक का होना, शासक योग्य नहीं था। दूसरा क्या है कि बौद्धिक जागरण का प्रभाव था, ठीक है। तीसरा है सामंतों और कुलीन वर्ग को मिले विशेषाधिकार के प्रति लोगों का जनाक्रोश था कि इनको विशेषाधिकार दिया गया था, ये भी क्रांति के एक प्रकार का कारण था। और बौद्धिक जागरण का प्रभाव का मतलब हो कि लोगों के अंदर नई नई चेतनाओं का विकास हुआ, जिसके वजह से फ्रांसीसी क्रांति का एक बड़ा कारण भी बना। आते हैं पॉइंट है नेक्स्ट आपका, टाइड और टी डे क्या है, पूछता है एग्जाम में। यह चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला धार्मिक कर था। क्या था? एक प्रकार का चर्च द्वारा वसूला जाने वाला धार्मिक कर था, जो किसानों से चर्च द्वारा वसूला जाता था, जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। क्लियर है मेरी बात। अब टाइल के बाद एक और आता है टाइल, जिसको या टीले के नाम से जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं। यह कर सीधे राज्य के द्वारा वसूला जाता था। यह भी क्या था? एक प्रकार कर ही था, जो राज्य इसको वसूलता था। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, और जो 1789 में लगभग 2.5 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसे मध्यवर्ग कहा गया, जिसे फैलने समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशम वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। जिसने जो फैले हुए समुद्र पारीय व्यापार थे, उस पे इन लोगों का अधिकार था। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर समाज की परिकल्पनाएं जॉन लॉक और ज्या जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत किया हुआ था। क्लियर है ना मेरी बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कह रहा है कि जॉन लॉक अपने ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में राजा के दैवीय, क्या होगा ये, दैवीय तथा निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया है। इनका था ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट, किसका? जॉन लॉक का। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज, इंपॉर्टेंट है, किसका है? मॉन्टेस्क्यू का है। इसी के नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है, ठीक है ना। स्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। उनकी अंतिम बैठक, यानी स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। उसके बाद क्या रहा कि फ्रांसीसी सम्राट लुईस 16वां ने 5 मई, क्या है ये, 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक वर्साय के महल में बुलाई थी।
और आपको बता दें किसी वर्साई के महल में इतने अच्छे से तरीके से सजा कर कितने खर्च हुए थे कि इस पे राज्य के खर्च पे बहुत असर पड़ा था। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पुस्तक किसकी है? तो रूसो की है। किसकी है? रूसो की। मेराव्यू तथा ओबेसिये के नेतृत्व में सम्राट के खिलाफ एक नए संविधान बनाने को लेकर इंडो टेनिस कोर्ट में 20 जून को सभी तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि इकट्ठा होकर शपथ ली थी। किसके नेतृत्व में? मेराव्य और ओबेसिये के नेतृत्व में। ठीक है ना। ओबेसिये मूलतः एक पादरी था। पादरी किस वर्ग के थे? तो प्रथम स्टेट के थे, जो कर नहीं देते थे, लेकिन ये भी सम्राट के विपक्ष में था ओबेसिये। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट है आपका अगला, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पीडीएफ जो मेरी प्रिंटेबल है ना, आप लोगों को अच्छी तो लग रही है ना? इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना कलर वलर को लेकर के? मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए वैसे क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा लग रहा होगा। कह रहा है कि 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को कम करना। अब शक्तियाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को हस्तांतरित हो गई थी। देखिए संविधान बनाने का रूल तो मतलब तो यही था ना कि जी इनकी निरंकुशता है सम्राट की, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये कंप्लीट जैसे आजकल हमारी जो प्रणाली चलती है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी के अनुसार उस समय ये चीज़ बना करके और उनके हाथों में दे दिया गया। न्यायपालिका का मतलब इनके न्याय इनके हाथ में आ गया, और कार्यपालिका मतलब जो भी राज्य में काम होते थे विकास से संबंधित वो कार्यपालिका करती थी। विधायिका इनसे जो नियम होते थे, कानून होते थे, उनको बनाती थी। क्लियर है ना? ये 3 पार्ट थे। अब शक्तियाँ इनको हस्तांतरित की जाती हैं। अब सम्राट के पास कोई भी शक्ति नहीं रह गई थी। अब कह रहा है कि सन 1791 में संविधान के कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया। अब इस पे जो भी कानून होगा वो नेशनल असेंबली को सौंपा गया है कानून बनाने के अधिकार को लेकर के। कब? 1791 में। अब पॉइंट है कि नेशनल असेंबली का प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली के जो भी मेंबर होते थे ना, वो प्रत्यक्ष रूप से, नेशनल असेंबली ऐसे मान लीजिए नेशनल असेंबली के लोग प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। क्लियर है ना? एक बार मैं देख लें कि इसमें कोई पॉइंट तो ऐसा तो नहीं है ना? अप्रत्यक्ष है ये, ठीक है ना? नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है कि 25 वर्ष से ऊपर के केवल पुरुषों को मत देने का अधिकार प्राप्त था। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है ना? उसके बाद है कि राजनीति के मायने, राजनीतिक प्रतीक है ये। राजनीतिक जो भी प्रतीक थे ना, उनके क्या क्या मायने हैं। देखिए जो भी पॉइंट छूट रहा है ना, मैं आप लोगों को पीडीएफ में करेक्ट करके जरूर दे दूंगा, आप लोग परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इनके प्रतीक और इनके मायने क्या क्या हैं। जैसे आपकी टूटी हुई जंजीर है, इसका मतलब क्या है कि हमको आज़ादी मिल गई, यानी आज़ादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, इसका मतलब एकता में बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी भी बिखरती हुई आंख, इसका मतलब हुआ कि ज्ञान का प्रतीक है। राजदंड, इसका मतलब ये शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, इसका मतलब ये समानता का प्रतीक है। नीला सफ़ेद लाल, इसका मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है ये, नीला सफ़ेद लाल, इंपॉर्टेंट है ये। डायनो वाली जो स्त्री थी ना, वो कानून का मानवीय रूप को दिखाती है, डायनो वाली स्त्री। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। अब आता है एक पॉइंट है आपके सामने कि फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। चलिए इसके पॉइंट को देखते हैं। माफी चाहते हैं, 1-2 पॉइंट हमसे थोड़े से एरर हुए हैं, आपको पीडीएफ में करेक्ट करके मिलेंगे। डोंट वरी, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए कहते हैं ना वीडियो को देखिए कहीं, हो सकता है कहीं एरर हो या कुछ ऐडअप करके मैं बताऊँ तो उसको सुनना ज़रूरी है। आप लोग केवल पीडीएफ बोलते रहते हैं, केवल पीडीएफ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप चीज़ों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, कह रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले है, जो क्रांति के समय कवि राजी दी लाइल के द्वारा रचित था। ठीक है ना। उसके बाद है कि जैकोबिन क्लब का नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इन सब का नेता मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों को सौ कुलात के भी नाम से हम जानते हैं, जिसका अर्थ बिटना घुटने वाला है। क्लियर है ना मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। 100 कुलात के पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो किसका प्रतीक था? जो स्वतंत्रता का प्रतीक हुआ करता था। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 21 1792 को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट डेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया? 21 सितंबर 1792। 1792 को गणतंत्र हो गया, मतलब यहाँ से राजतंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र का अंत कर दिया गया। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। नेक्स्ट है कि लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। क्लियर है ना? सन 1793 से 1794 तक काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। यानी 1793 से 1794 का जो काल था ना, उसको आतंक का युग कहा जाता है। उसके बाद पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, PYQ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको 11th 12th में भी पूछा गया है, तो ये कोई गारंटी नहीं है, आपको किसी में भी आ सकता है, कि जिलेटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है परंपरागत, जिसको बोलते हैं मंस्यूर, इसको महाशय एवं मदाम मतलब महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और महिलाओं को सीतोएन और सीतोइन नाम से संबोधित किया गया। मतलब जो पहले मंस्यूर और मदाम कहा जाता था, अब इनको सीतोएन और सीतोइन के नाम से संबोधित किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉबेस्पियर की नीति से उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। मतलब रॉबेस्पियर अब वहाँ का नेता हो गया था, सब कार्यभार इसके ऊपर आ गया था, तो ये अपना दमखम दिखाने लगा था लोगों के प्रति। इसके समर्थक भी इसके जो रूल रेगुलेशन इतने तगड़े थे ना, कि इनके जो समर्थक थे वो भी त्राहिमाम करने लगे थे, मतलब परेशान हो गए थे। तो अंततः क्या होता? अंततः जुलाई में 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे किसी भी काम को लेकर के दोषी ठहराया गया और उसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जब भी पढ़ा था, गिलोटीन एक आरे वाली मशीन थी जिस पर किसी अपराधी का सर रख करके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। क्लियर है ना? सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं को अधिकार हासिल हुआ। सोचिए, 1789 में क्रांति हुई थी, 1784 में इसको, 94 में इसको फांसी हुई, और उसको देखिए 1946 में जाकर के फ्रांस की महिलाओं को अधिकार मिला है। ठीक है ना? उसके बाद है कि नेक्स्ट किसका अधिकार है? तो मत का अधिकार था ये। ठीक है ना? मत का अधिकार मिला था। ओलंप दे गूज क्रांति कालीन फ्रांस की राजनीतिक से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट पॉइंट है दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन पढ़ते हैं।
कह रहा है कि दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी, नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्डे तथा मांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध बन गए। क्लियर है ना मेरी बात? नेक्स्ट पॉइंट है कि 1794 में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित हुआ। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना, एक बार हम पढ़ लेंगे। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं, पहले एक बार प्ले वीडियो को आप अपने जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, उसके बाद फिर दोबारा वीडियो को निकालिए और पीडीएफ जब आपको ग्रुप में मिल जाए, चैनल पे मिल जाए, तो वो पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसके बाद मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे अंडर लाइन करके पढ़िए। मेरे ख्याल से 1 से 2 से 3 बार पढ़ेंगे, मैक्सिमम 3 बार ध्यान से। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके बुक से बाहर पूछा। आप उठा करके बुक को एक बार रीचेक कर सकते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा है इंपॉर्टेंट जो छूटा हुआ है। मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं छोड़े हैं। चलिए, उसके बाद है कि 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू की। अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। अब निग्रो एक जनजाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है। यहाँ पे दिखा हुआ है कि निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग थे। एक्चुअली ये निग्रो का प्रयोग ना उनको थोड़ा सा इसको बोलते हैं डिरिस्पेक्ट, मतलब असम्मान के भाव से देखा जाता, सम्मानीय रूप से लिया जाता था। ठीक है ना? उसके बाद है नेक्स्ट आपका कि फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। कंप्लीटली उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1848 में हुआ। उसके बाद हम देखते हैं क्या है पॉइंट आपका। पॉइंट है आपका कि क्रांति तथा रोजाना की जिंदगी। बास्टिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। वो सेंसरशिप की समाप्ति थी। राजा राम मोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों से प्रभावित थे, और उसके साथ साथ एक टीपू सुल्तान भी था। ये भी यहाँ की यूरोप में जो भी विचार फैल रहे थे वो भी एक प्रभावित था। कौन कौन? राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय पाश्चात्य से संबंधित ये सपोर्टर थे, पश्चिमी संस्कृतियों का ये सपोर्ट करते थे। इनको लगता था कि ये संस्कृति हमारे देश को काफ़ी विकास करने में योगदान देगा। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकार के जो विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी। आपके ये न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि जो सारांश है ना, उस सारांश भी थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसके बाद क्या, उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। उसके बाद अपने पुराने राजवंश को हटाकर उसने एक नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। ठीक है? उसके बाद पॉइंट है आपका, नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए। दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली भी उन्होंने चलाई थी। उसके बाद कह रहा है कि शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसे जनता स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी। लोगों को लगता था कि यही एक ऐसा आदमी है कि जो हम लोग को स्वतंत्रता दिला सकता है। आखिरकार उसकी 1815 में जाकर के एक वाटरलू का युद्ध होता है। उसी युद्ध में इसकी हार होती है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में उसकी हार हुई, और टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उस विचार कर कि उस विचारों से प्रेरणा लेने वाले 2 ठोस उदाहरण थे। तो चैप्टर नंबर 1 आपका यहीं पे फिनिश होता है मेरे ख्याल से। अब हम आएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं।
चैप्टर नंबर 2 है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पॉइंट है आपका कि सामाजिक परिवर्तन का युग। चलिए कलर को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर कलर को हम चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, पॉइंट है आपका कि उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म का सम्मान यानी बराबर अधिकार बराबर सम्मान मिले। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदारवादी समूह वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट है आपका कि रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। महिला मताधिकार के समर्थक थे। उसके बाद क्या है पॉइंट आपका कि समर्थक थे और बड़े जमींदार तथा पूंजीपतियों के ये क्या थे, खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे कि पूंजीपति आपके सरकार बनी, पूंजीपतियों की सरकार बने। उसके बाद क्या है, अब आता है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी लोग रेडिकल एवं उदारवादी दोनों को खिलाफ थे, लेकिन 18वीं सदी के बाद उनको भी लगा कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अतीत का सम्मान जरूरी है। इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में एक नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया था। फ्रांस में लुई ब्ला चाहते थे कि सरकार पूंजीपति उद्योगों की जगह सामूहिक उद्यानों को बढ़ावा दे। सामूहिक उद्यानों ने उद्योगों को होना चाहिए, हो भी सकता है उद्यानों, हाँ उद्यान ही है। उसके बाद कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। क्या है, पूंजीवादी समाज है। कौन मानता था ये, कार्ल मार्क्स। जहाँ पर कार्ल मार्क्स की बात है ना, वहाँ पे जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ये पॉइंट बहुत उठा रहा है एग्जाम में। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। फिर आता है पॉइंट आपका, पॉइंट आपके सामने है। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। कब, 1905 में। उसके बाद है आपका कि रूसी क्रांति। कलर चेंज करते हैं। रूसी क्रांति क्या कहता है कि फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 1914 में रूस तथा उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि रूस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना कब किया गया, तो 1898 में, और ये समाजवादियों ने किया था। और समाजवादी किसके विचारों से प्रेरित थे, तो मार्क्स के विचारों से प्रेरित थे। उसके बाद है कि समाजवादियों ने सन 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का भी गठन किया। ये दोनों पार्टी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 1898 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वर्कर पार्टी और सन 1900 में सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ है। किसने किया है, समाजवादियों ने। ठीक है ना। उसके बाद है कि व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। किस खेमे के संबंधित थे ये, बोल्शेविक खेमे के संबंधित थे और इसे मुखिया हुआ करते थे। कौन, व्लादिमीर लेनिन। चलिए आते हैं, पॉइंट है आपके सामने उथल पुथल का समय। क्या है, उथल पुथल का समय। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं पॉइंट अब कि रूस एक निरंकुश राजशाही था। जदीदियों एक मुस्लिम बहुल इलाके में इस्लाम के
आधुनिकीकरण के समर्थक थे। ठीक है ना, कौन? जदीदियों। ये मुस्लिम इलाके के इस्लाम के समर्थक थे जो चाहते कि इस्लाम का आधुनिकीकरण हो। ठीक है ना, कौन? जदीदी। इंपॉर्टेंट है। पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जो जार का महल हुआ करता था, उसके सामने पहुंचा। तो पहुंचने के बाद से क्या होता है कि वहां की जो पुलिस थी उन्होंने इन सभी पर हमला किया और लगभग उस हमले में 100 मजदूर मारे जाते हैं, 300 के आसपास लोग घायल हो जाते हैं और इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह घटना रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इसको खूनी रविवार के नाम से भी हम जानते हैं। तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुआ था, जिससे हम 1905 की क्रांति भी कहते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूमा। संसद भवन जो होता है ना, उसको ड्यूमा कहते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पॉइंट है आपका कि पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 की बात है। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। केंद्रीय शक्तियां जो पहला खेमा थी, इसमें कौन कौन से लोग थे? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और फिर बाद में इटली तथा रोमानिया भी आकर के जुड़ गए थे। इन दोनों खेमों के बीच में युद्ध चल रहा था। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। क्या रख दिया? पेट्रोग्राद। किसको? सेंट पीटर्सबर्ग। इंपॉर्टेंट, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल कर पेट्रोग्राद रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मन के नाम पर था, इसलिए इन लोगों ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया। उसके बाद से क्या होता है कि सन 1917 में रूस को पीछे हटना पड़ा। इसके पहले क्वेश्चन भी अपने SCRT में देखा था, क्लास 8 की SCRT अब मैंने पढ़ाया है उसके चैनल पे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो 1917 में रूस क्या होता है? पीछे हो जाता है, मतलब युद्ध छोड़ देता है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है ना? ड्यूमा की बैठक विंटर पैलेस में होती थी, ये सबको पता है, अभी मैंने पढ़ाया भी है। सोवियत रूस के स्थानीय स्वशासन का संगठन था। फरवरी 1917 में राजशाही को गाड़ी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। उसके बाद है कि ये इंपॉर्टेंट है कि लेनिन की एक अप्रैल थीसिस थी। वो अप्रैल थीसिस क्या कहती है इसकी, वो क्या थी, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये थी कि अप्रैल 1917 में जब लेनिन रूस से लौटे, जो 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। उनका कहना था कि युद्ध समाप्त की जाए और सारी की सारी जमीनें किसानों के हवाले किया जाए और जो भी बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मतलब कि इनके जो भी काम धंधे हैं ना, वो सब गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। ठीक है ना? कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इससे संबंधित कि 1850 से 1880, इसमें रूस ने समाजवाद पर बहुत शुरू हुआ था। उसके बाद 1898 और रूस सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना, अभी अपने पीछे पड़ा है। 1905 अभी खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, 1905 की क्रांति भी। ठीक है। 1917 में क्या होता है? 2 मार्च को जार्ज का पदत्याग होता है और 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक का विद्रोह शुरू होता है 1917 में। 1918 और 1920 में गृह युद्ध होता है और 1919 में क्या होता है कि कामिंटन का गठन होता है। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, इनसे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। ये कहता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1917 में ही किया जा चुका था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेक कहा जाता था, बाद में उसको ओजीपीओ के नाम से तथा एनकेवीडी के नाम भी इनको दिया गया। किनको? गुप्तचर पुलिस को। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से लगभग 13 दिन आगे चलता है।
उसके बाद पॉइंट है कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। क्लियर है ना। उसके बाद पॉइंट है कि आपसी गृह युद्ध की समस्या तथा बोल्शेविक सरकार के विचारों से असंतुष्ट ज्यादातर राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत संघ, दिसंबर 1922 में, आगे बढ़ते हैं इधर से, दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया। कब? 1922 में रूसी साम्राज्य में से कट करके बोल्शेविक के द्वारा यूएसएसआर का निर्माण, यूएसएसआर स्थापित हुआ, किया गया और राज्य के अंतर्गत राजनीतिक सहायता दे दी गई। ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट है कि लेनिन के बाद पार्टी की कमान स्टालिन ने संभाली। इंपॉर्टेंट है ये। रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसी को डाले हैं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे। स्टालिन ने सामूहिकीकरण की कार्यक्रम की शुरुआत 1929 में किया। कब किया? 1929 में किया। रूस जाने वाले भारतीयों में पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन कौन थे? पीटी नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर, जो सोवियत समाज के बारे में लिखे। तो पूछेगा कि कौन से ऐसे दो भारतीय हैं जो सोवियत समाज के बारे में लिखे हैं? वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना चैप्टर 2 ही तक करा करके छोड़ दिया जाए, फिर चैप्टर नंबर 3, 4, 5 मैं एक साथ लेके आ जाऊँगा। पता नहीं आप लोगों को अभी ये पीडीएफ इस टाइप की पसंद आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको नोट्स से ही पढ़ाऊँगा। आप लोग कमेंट जरूर करके पढ़ाएंगे कि आप लोगों को ये पीडीएफ कैसी लगी और वीडियो कैसा लगा। अपने सुझाव जरूर देंगे आप लोग। तो चलिए वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, फिर पार्ट 2 नेक्स्ट एक दिन के बाद से ही आ जाएगा। आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।